आपके जिम्मे विशेष सर्वेक्षण के अंतर्गत 3 कार्य आते हैं। पहला, राजस्व ग्राम के मानचित्र का वेरिफिकेशन अमीन के द्वारा, आपके द्वारा, और वेरिफिकेशन के उपरांत खेसरा नंबर का अंकन। ये एक काम हो गया। दूसरा हो गया खेसरा नंबर के अंकन के बाद खेसरा पंजी की तैयारी। ये महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि खेसरा पंजी ही अधिकार अभिलेख के निर्माण की नींव होती है। तीसरा महत्वपूर्ण काम होता है खेसरा पंजी के निर्माण के बाद किसी भी व्यक्ति के, रैयत के जोत अधिकार की प्रविष्टि अधिकार अभिलेख में। तो 2 काम तो बहुत आराम से निकल जाता है। अमीन के द्वारा स्थल वेरिफिकेशन हो गया, नक्शे की जांच कर ली गई, नक्शे में जो भी आवश्यक प्रविष्टि करनी थी वो कर ली गई। इसके अतिरिक्त खेसरा पंजी का भी निर्माण हो गया, जो कार्यालय में करना है। तीसरा महत्वपूर्ण काम है किसी भी व्यक्ति के, रैयत के जोत अधिकार की प्रविष्टि। जोत अधिकार की प्रविष्टि सबसे पहले किस पंजी में होती है ये आप लोग जानते हैं, उसका नाम है खेसरा पंजी। और जब वो प्रविष्टि हो जाती है उसके बाद में खानापुरी पर्चा संबंधित रैयत को निर्गत किया जाता है, दिया जाता है। और खानापुरी पर्चा देने के बाद जो आपत्ति दाखिल की जाती है रैयत के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, उसकी सुनवाई की जाती है। तो सुनवाई का प्रक्रम यहां से शुरू हो जाता है। आपको 2 बिंदु पर ध्यान रखनी है। पहला कि जो आप काम कर रहे हैं वो काम एक ओर आपका प्रशासनिक कार्य है और दूसरी ओर आपका काम क्वासी जुडिशियल वर्क है, अर्ध न्यायिक कार्य। अर्ध न्यायिक कार्य उस कार्य को कहते हैं कि जिसमें एक्ट विथ रूल्स काम करना पड़ता है, वो प्रशासनिक कार्य नहीं होता है। एक्ट के प्रोविजन के आधार पर, प्रावधान के आधार पर, नियमावली में दिए गए जो भी प्रावधान है उसके आधार पर जो काम किया जाता है उसको कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। उसमें क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो भी पदाधिकारी काम करते हैं उनको नेचुरल जस्टिस के आधार पर काम करना पड़ता है। वो आर्बिट्ररी नहीं हो सकते हैं। नेचुरल जस्टिस क्या है इसको हम आगे बताएंगे। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको कि मैंने बताया। अब आप ये समझें कि आपका जो क्वासी जुडिशियल कार्य है, अर्ध न्यायिक कार्य है, वो अर्ध न्यायिक कार्य क्या है। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रचालन या स्पेशल सर्वे का मुख्य उद्देश्य है अधिकार अभिलेख को अद्यतन करना और अधिकार अभिलेख को निर्मित करना, बनाना। कोई भी अधिकार अभिलेख किसी भी रैयत के, किसी भी भूधारी के जोत अधिकार का प्रतीक होता है। और वो जोत अधिकार आप एक्ट विथ रूल्स, रैयत के द्वारा, भूधारी के द्वारा दिए गए कागजातों पर, दाखिल कागजातों के आधार पर, स्थल जांच के आधार पर करते हैं। तो पहले किसी का जोत अधिकार निर्धारित होता है और जोत अधिकार निर्धारित होने के बाद उस अधिकार की प्रविष्टि होती है अधिकारों के अभिलेख में। अधिकारों का अभिलेख कौन कौन हुआ? पहला हुआ खेसरा पंजी, दूसरा हुआ प्रारूप खानापुरी अधिकार अभिलेख और तीसरा हुआ अंतिम अधिकार अभिलेख। इसी 3 में उसकी प्रविष्टि होती है। खेसरा पंजी के बाद फिर नया खेसरा पंजी बनता है, उसी को संशोधित करके। अब आपके सामने प्रश्न उठेगा कि जब हम जोत अधिकार किसी का निर्णित करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो
उस ज्योत अधिकार के निर्णय करने में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसका हमें अनुपालन करना है। ध्यान रहे कि आप क्वासी जुडिशियल वर्क करने जा रहे हैं, यानी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आप काम करने जा रहे हैं, और किसी के ज्योत अधिकार को आप सुनिश्चित कर उसका अधिकार अभिलेख देते हैं। जैसे ही अधिकारों का अभिलेख निर्माण हो जाता है और उस अभिलेख में, जिसको कि हम लोग खतियान भी कहते हैं, किसी रैयत की के नाम की प्रविष्टि हो जाती है, तो वहां से उसका स्वत्व सृजित होने लगता है। यानी उसके टाइटिल के सृजन का, टाइटिल के एक्रूअल का वो प्राथमिक डॉक्यूमेंट होता है। यह दूसरी बात है कि स्वत्व का, टाइटिल का निर्णय सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट करता है, उसी के दायरे में दिया हुआ है। किंतु सिविल कोर्ट स्वत्व के अधिकार का निर्णय करता है, लेकिन बेसिक डॉक्यूमेंट, स्वत्व के अधिकार का जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है वो होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट, खतियान। अब आप सोच सकते हैं कि 1914 में पटना का खतियान बना, अधिकारों का अभिलेख बना। अधिकारों के अभिलेख में मिस्टर ए का नाम है, और आज मिस्टर ए के चौथे पीढ़ी के वंशज मिस्टर डी हैं जो जिंदा हैं। तो यह साबित कर रहा है कि उस समय में जो व्यक्ति उस जमीन पर जोत रहे थे, उनका नाम प्रविष्ट हुआ, आज उन्हीं के वंशज उस जमीन को जोत रहे हैं। यानी उसका स्वत्व वहां से प्रारंभ हुआ। कहां से? परदादा के नाम से। परदादा को जोत अधिकार हुआ और उसके बाद से उसका स्वत्व उसी समय से एकरू होना शुरू हो गया। तो एक तरह से स्वत्व के निर्णय का जो प्राथमिक डॉक्यूमेंट है वो आपके द्वारा तैयार किया जाना पड़ता है। अब इस तैयारी में मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं किस ओर? आपके ऊपर रडार के तरह न्यायालय की भी निगाह लगी हुई है। किसी भी रैयत को, किसी भी भूधारी को यह अधिकार है कि वो आपके उस आदेश को कॉम्पिटेंट कोर्ट में चैलेंज करे। पहला होगा कौन? तो आपके आदेश के बाद अपीलेट कोर्ट होगा, अपीलेट कोर्ट के बाद फिर रिविजनल कोर्ट होगा, रिविजनल कोर्ट के बाद फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट। और कोई भी आपका आदेश ऐसा होगा कि जिसमें आपने किया आदेश, वो कोई भी व्यक्ति अपील में भी नहीं जाएगा, हो सकता है कि वो सीधे रीट में चला जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पटना में अगर रीट होगा और आपके जोत अधिकार के निर्णय करने में अगर गलती हुई होगी, आपने प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया होगा, तो कोर्ट आपको पनिशमेंट दे देगा। और वो पनिशमेंट सामान्य पनिशमेंट नहीं होता है, बहुत बड़ा पनिशमेंट हो जाता है। इसलिए जो आज का टॉपिक है उस पर आप ध्यान देंगे। और ये सामान्य बात नहीं है, ये असामान्य बात इसलिए होता है कि किस तरह से हम एक्ट विथ रूल्स, यानी नियम और कानून के दायरे में रहते हुए किसी व्यक्ति के जोत अधिकार का अच्छे ढंग से, न्यायपूर्ण ढंग से अधिकारों के अभिलेख में प्रविष्टि करें। अगर कोई दावा आक्षेप आपके पास दाखिल किया जाए तो उसका निर्णय न्यायिक ढंग से करें। न्यायिक शब्द बहुत भास्ट शब्द है। आप सिविल कोर्ट नहीं है कि किसी के स्वत्व का निर्धारण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि आप राजस्व न्यायालय नहीं है, आप एक राजस्व न्यायालय हैं। और राजस्व न्यायालय को भी उन्हीं प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है जो सिविल कोर्ट को करना पड़ता है। थोड़ा सा अंतर हो जाता है डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन का, गवाही का। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और जो आपका ये कार्यक्षेत्र होगा, जो कार्यक्षेत्र का समय होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमेशा अर्ध न्यायिक कार्यवाही को, अर्ध न्यायिक वर्क को हमेशा प्रशासनिक वर्क से,
प्रशासनिक कार्य से अलग रख करके चलेंगे। प्रशासनिक कार्य एक अलग होता है जो प्रशासनिक रूप से किया जाता है, किसी को आदेश देना है, कोई काम कराना है, कोई रिकॉर्ड का मेंटेन करना है। लेकिन अर्ध न्यायिक कार्य वो होता है जिसमें किसी की बात को सुनना, उसके द्वारा दाखिल किए गए कागजातों का अवलोकन करना और उसके बाद काम करना और एक आदेश देना, यही अर्ध न्यायिक वर्क होता है। तो चलिए, हमने एक बैकग्राउंड बता दिया। अब इस बैकग्राउंड में हम आज का शुरू कर रहे हैं क्लास। इसमें पहला क्लास है मेरा, पहला जो इसका प्रथम चरण है वो है कि किसी भी व्यक्ति को जोत अधिकार की प्राप्ति कैसे होती है। जोत अधिकार वो अधिकार होता है जो बिहार काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी रैयत को, किसी भी काश्तकार को दिया गया है। और चूंकि ये सर्वे का काम सिर्फ बिहार काश्तकारी अधिनियम के प्रोविजन को छोड़ करके हो रहा है, यानी स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत हो रहा है, बाकी सारे जो भी रैयत के अधिकार हैं, दायित्व हैं, वो सब बिहार काश्तकारी अधिनियम से गाइड होते हैं। इसलिए हम यहाँ जोत अधिकार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जोत अधिकार में किसी को होमस्टीड राइट भी होता है। जोत की जमीन है, किसी ने कृषि के लिए जमीन लिया, उसमें वो घर बना के रह सकता है। किसी ने जमीन लिया तो वो अपने जमीन का उपयोग जो बिहार काश्तकारी अधिनियम है 23A और 23 उसके अनुसार वो कर सकता है, उसको राइट है, उसको अधिकार है। चौथा है कि उसमें वो आवासीय घर भी बनाएगा और खेती भी करेगा, दोनों काम कर सकता है। इसलिए जोत अधिकार के अंतर्गत कृषि की जमीन और होमस्टीड जमीन, बास की जमीन, दोनों माना गया है। तो आपके सामने अगर सबके हाथ में कलम पेंसिल है तो पहले नोट कर लें कि अर्ध न्यायिक काम करने के साथ साथ हमें किन किन पुस्तकों का मदद लेना होगा, और बिना उन पुस्तकों को पढ़े हुए आप एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रशासनिक कार्य के लिए आपके पास बहुत सारे लेटर्स हैं, एक्ट है, रूल्स है, तकनीकी मार्गदर्शिका है, उसमें प्रशासनिक कार्य उसमें जो दिए गए हैं, जो डायरेक्शन दिए गए हैं, उसके आधार पर आप कर सकते हैं। किंतु अर्ध न्यायिक कार्य करने के पहले आपको 4-5 किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, और उन्हीं अध्ययन का, उन्हीं का निचोड़ आज हम बता रहे हैं कि इसका अगर आप पालन करेंगे तो कभी भी आपको कोई कष्ट नहीं होगा। पहला किताब आप नोट करें, बिहार काश्तकारी अधिनियम, सब कोई नोट करें, क्योंकि बाद में जब आप क्वेश्चन पूछेंगे हमसे तो उससे रिलेटेड जो भी होगा मैं बताते चलूंगा। दूसरा, बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011 और रूल्स 2012। तीसरा, सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सिविल प्रोसीड्योर कोड 1908। चौथा, बिहार अभिलेख हस्तक यानी बिहार रिकॉर्ड मैनुअल 1960। पांचवा, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1958, बोर्ड मिसलेनियस रूल्स 1958। तो ये चारों किताबों के रेलिवेंट पार्ट जो हैं उसमें क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के बारे में दिया है। यानी पूरी किताब से आपको मतलब नहीं है, लेकिन उस चैप्टर से आपको मतलब रखना है। अगर इन पांचों किताबों को आप रखेंगे अपने सामने में अर्ध न्यायिक काम करने के समय में, तो आपका 100% कार्य न्यायिक दृष्टिकोण से होगा। क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं होगी। तो एक किताब का हो गया। अब आपके पास किस किस तरह के केस आ सकते हैं मैं इसको बता रहा हूं। चूंकि अधिकारों के अभिलेख का निर्माण होना है, तो अधिकारों के अभिलेख के निर्माण के दौरान आपके पास किस प्रकृति के केस आएंगे। तो पहला केस की प्रकृति होगी नक्शा में सुधार। दूसरा,
किसी के ज्योत अधिकार में गलत प्रविष्टि हुई है, राम सिंह का नाम था और उसके जगह दर्ज हो गया है श्याम सिंह, तो उसका सुधार होगा। तीसरा केस आएगा रकबा सुधार का, यानी क्षेत्रफल, एरिया के सुधार का आएगा कि साहब इस भूमि का रकबा, इस भूमि का क्षेत्रफल 1 एकड़ होना चाहिए और इसमें कम दर्ज हुआ है, खतियान में गलत प्रविष्टि हुई है या खानापुरी पर्चा में गलत प्रविष्टि हुई है। चौथा जो केस का नेचर होगा जो आपके सामने आएगा, वो आएगा लगान निर्धारण तालिका के निर्माण पर। किसी भी रैयत के द्वारा आपत्ति किया जाएगा कि आपने मेरी भूमि का नेचर गलत ढंग से लिखा है, यानी प्रकृति या किस्म गलत ढंग से लिखा है, और उसका लगान निर्धारण गलत ढंग से किया है। यही 4 प्रकार के केस आपके पास आएंगे, 5वां कोई केस आपके पास नहीं आने जा रहा है। और इस 4 प्रकार के केस में सबसे महत्वपूर्ण केस होगा कि किसी के ज्योताधिकार का निर्धारण करना, जो हमने सेकंड बताया था। राम सिंह के जगह श्याम सिंह का नाम दर्ज हो गया, वो नहीं होना चाहिए। राम सिंह अगर उस जमीन का मालिक है तो राम सिंह का ही नाम दर्ज होना चाहिए। तो राम सिंह के नाम को सही ढंग से दर्ज करने के लिए मेरे पास कौन कौन से आधारभूत डॉक्यूमेंट होंगे? पहला, किसी के अधिकार को कैसे डिफाइन हम लोग करते हैं, स्वत्व क्या है और ज्योत अधिकार क्या है। किसी के भूमि में किसी को अधिकार कैसे मिलता है और उसका स्वत्व कैसे मिलता है, नोट करिए आप लोग। ज्योत अधिकार वो अधिकार होता है किसी व्यक्ति को जो उसको उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त होता है। यानी उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि अगर मेरे पिताजी का नाम मिस्टर ए है और वो नहीं रहे, तो पिताजी के मरने के बाद उनकी जो टोटल लैंडेड प्रॉपर्टी हुई, ज्योत के अधिकार की भूमि जो थी, वो हम में भेस्ट कर गया, यानी हममें उत्तराधिकार के कारण वो निहित हो गया, प्राप्त हो गया मुझे। अगर हम 2 भाई हैं तो दोनों को मिल गया आधा आधा, अगर हम 3 भाई हैं, 1 बहन है, तो 4 शेयर मिला। तो ज्योत अधिकार जैसे ही प्राप्त हुआ उत्तराधिकार के आधार पर, हमारा टाइटिल वहां पर क्रिएट हो गया, क्योंकि वो टाइटिल हमें उत्तराधिकार के आधार पर मिला है। तो जब किसी को ज्योत अधिकार प्राप्त होता है, उसके बाद ही टाइटिल शुरू होता है। स्वत्व का निर्धारण ज्योत अधिकार के प्राप्ति के बाद होता है। अब भूमि में अधिकार कैसे किसी को प्राप्त होता है, कितने प्रकार हैं, और इन सब को देखना होगा। आप जब फील्ड जीवन में जाएंगे, आप जब काम करने जाएंगे, क्षेत्र में शिविर के प्रभारी के रूप में काम करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति आएगा आपके सामने, और कौन सा व्यक्ति आएगा? तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा, वो या तो अपने खुद आएगा या अपने एडवोकेट को भेज देगा। वैसा व्यक्ति आपके पास आएगा जो इलिटरेट होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, और कहेगा कि ये हमें जमीन बास्कित पर्चा से मिला है, इसके आधार पर आप मेरे नाम से खतियान में दर्ज कर दें ये भूमि। तब आपका क्या होगा? कर्तव्य। तो आपको झेलना होगा उन लोगों को जिनकी संख्या 50% के लगभग है। उस तरह के रैयत आएंगे जो नहीं जानते हैं, लेकिन वो कागज को जरूर जानते हैं, वो दस्तावेज जरूर जानते हैं। दस्तावेज में क्या लिखा हुआ है उसको वो नहीं जानते हैं, लेकिन दस्तावेज को जानते हैं। आप जब गांव में जाएंगे काम करने, एक उदाहरण के तौर पर किसी खेत का वेरिफिकेशन करने आप गए, कौन से खेत का? तो जो मानचित्र में दिया हुआ है भूखंड, उसका वेरिफिकेशन करने आप गए। नियमावली के नियम 7 के उपनियम 3 के अनुसार भूखंड का सत्यापन करना। आपको आश्चर्य होगा कि जैसे ही आप वहां पर किसी चरवाहा से भी पूछेंगे
कि बताओ भाई ये किसका जमीन है, तो वो बता देगा कि ये सिर्फ फलाने का जमीन है। और आप उससे पूछेंगे कि क्या वो जिंदा है, तो ये भी बता देगा कि नहीं वो तो मर चुके हैं। अब उनके 2 बेटा हैं, 3 बेटा है, और उन लोगों ने आपस में शेयर बांट करके इतना में जोत करना शुरू कर दिया है। सामान्य कॉमन सेंस काम करता है लोगों का, गांव के लोगों का। उस तरह के लोग आएंगे और उस तरह के व्यक्ति का आप जोत अधिकार सुनिश्चित कर अधिकारों के अभिलेख में दर्ज करने जा रहे हैं। ये कितना बड़ा काम है। इसको हम लोग कहते हैं माने महान कार्य कहते हैं। महान कार्य कहते हैं इसलिए कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के जोत अधिकार को तो आप देख लेंगे कि उसने सेल डीड दिया, उसने अपने सारे पेपर्स को दिया, और किसी ने कहा कि मेरे पास कोई पेपर नहीं है, लेकिन ये मेरे दादा के नाम की जमीन थी, खतियान में दर्ज है, मेरे पास खतियान नहीं है, आप निकालिए मेरा देख लीजिए, मैं उन्हीं के चौथी पीढ़ी का हूं। और वो सिंपल जोतने वाला, हल जोतने वाला व्यक्ति है, या चरवाहा है, या गरीब व्यक्ति है, मजदूर है। आप उस व्यक्ति के जोत अधिकार को डिसाइड कर अधिकारों के अभिलेख में दर्ज करने जा रहे हैं। कितना बड़ा काम है। आप सभी यंग मैन हैं, सभी की इच्छा होगी कि मैं भी शहर में, अगर भगवान की कृपा से अगर है तो कोई बात नहीं है, नहीं, सबकी इच्छा होगी कि मेरा भी एक घर हो, आशियाना हो, शहर में मैं भी बनाऊं या गांव में मैं भी बनाऊं, अपना मेरा खुद का घर हो, अपनी मेरी खुद की जमीन हो। अगर अपनी खुद की जमीन नहीं है, अपना खुद का घर नहीं है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, एक ही कमरे का मकान है, उसी में आप लोग अगर रह रहे हैं सब कोई मिल करके, तो सबकी इच्छा होगी कि हम भी अपना अलग घर बनाएं। तो जैसे ही आप जमीन खरीदेंगे, तो जमीन खरीदने के साथ साथ आपको उस दस्तावेज के आधार पर आपको उस जमीन पर पहले तो अधिकार प्राप्त हुआ, अधिकार प्राप्त होने के बाद वो आपका टाइटल का डॉक्यूमेंट हो गया। आप भी चाहेंगे कि मेरे भी नाम की प्रविष्टि अधिकारों के अभिलेख में हो। कहीं तो आप एसओ के रूप में काम कर रहे हैं, तो कहीं आप रैयत भी हैं, दोनों ही चीज आपके साथ काम कर रहा है। कहीं आप एसओ के रूप में काम कर रहे हैं, तो कहीं जहां आपका घर है वहां पर आप रैयत हैं, वहां के जो एएसओ होंगे वो आपके प्रिजाइडिंग अफसर होंगे, जो आपके जोताधिकार का निर्धारण करेंगे। ये बहुत मार्के की चीज है कि जैसे कहते हैं कभी गाड़ी पर नाव, कभी नाव पे गाड़ी, वही स्थिति काम करती है। तो अब आप इसको समझिए, ये क्लिष्ट चीज है। जुडिशियल वर्क, न्यायिक वर्क और अर्ध न्यायिक वर्क क्लिष्ट होता है, कठिन होता है, और उसके लिए अधिकारों को, कर्तव्यों को जानना बहुत जरूरी होता है। किसी एक किताब को पढ़ करके आप नहीं कर सकते, इसलिए इस पर प्रैक्टिस होता है, इस पर प्रोसीड्यूरल मेथड होता है, इसमें बताने वाले होते हैं। लेकिन दिक्कत यह होगा कि आप जहां पर हैं वहां आपको बताने वाला सिर्फ एक व्यक्ति होगा, वो होगा दावा करता कि ये जमीन मेरी है, और दूसरा व्यक्ति होगा जो यह कहने वाला होगा कि नहीं साहब ये इनकी जमीन है, ये मेरी जमीन है, मेरे पास पेपर नहीं है। और उसके बीच से आपको सही चीज निकाल कर अधिकारों के अभिलेख में सही सही नाम की प्रविष्टि करनी है। डिफरेंस आप देखिए, डिफरेंस आप जैसे ही सिविल कोर्ट में जाते हैं, कोई केस दर्ज करते हैं, तो थ्रू एडवोकेट, एडवोकेट आपको रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका जो प्रतिवादी होता है जिसके ऊपर आप केस किए हुए रहते हैं, उसके भी एडवोकेट होते हैं। तो दोनों ही पक्ष के एडवोकेट अपने अपने क्लाइंट का अपना पक्ष रखते हैं प्रिजाइडिंग अफसर के सामने में, और उसके बाद संबंधित प्रिजाइडिंग अफसर एक्ट विथ रूल्स निर्णय लेते हैं, आदेश देते हैं। आपके सामने में उस तरह के कोई एडवोकेट नहीं होंगे। गांव में उतने कहां से एडवोकेट आएंगे भाई, जहां पर आपका कैंप चलेगा? नहीं आ पाएंगे। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो वहां पर सबसे बड़ा आपका एडवोकेट होगा आपका बुक, आपका किताब, आपका नॉलेज,
और आज जो मैं बता रहा हूं, मैं जो किताब बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, वही आपका सच्चा साथी होगा, बाकी कोई साथी नहीं होगा। स्लिप ऑफ पेन होगा, प्रशासनिक काम में दिक्कत होगी, गलती थोड़ी सी हो जाएगी, थोड़ा डांट पड़ेगा, नहीं साहब आप ऐसे कीजिए। जुडिशियल वर्क में गलती होगी, किसी के अधिकार का आप गलत प्रविष्टि कर देंगे, तो जो ऑनरेबल कोर्ट है वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको हैंग कर देगा, फांसी पर लटका देगा कि नहीं साहब इस पदाधिकारी ने, इस प्रिजाइडिंग अफसर ने एक्ट विथ रूल्स काम नहीं किया है, जुडिशियल माइंड का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए हमेशा जुडिशियल माइंड का प्रयोग करना है। तो जुडिशियल माइंड का प्रयोग आप तभी कर सकेंगे जब आप उन किताबों को पढ़ेंगे। तो किताबों को तो मैंने लिखा दिया है, प्रैक्टिस प्रोसीड्यूर पर भी एक बुक है, मैं लिखा दूंगा। और हम स्टार्ट करते हैं वहां से जहां से किसी के व्यक्ति का अधिकार एक्रू करता है, प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति किसी भूमि में कैसे अधिकार प्राप्त करता है, जिसके आधार पर आप अधिकारों के अभिलेख में प्रविष्टि करते हैं। और अधिकारों के अभिलेख कौन कौन होते हैं? मोटा मोटी, पहला खेसरा पंजी, दूसरा प्रारूप खानापुरी अभिलेख, तीसरा नया खेसरा पंजी हुआ, खेसरा पंजी को सुधार करके जो बनाया जाता है प्रपत्र 19 में वो हुआ, और चौथा प्रपत्र 20 में बनाया हुआ अधिकार अभिलेख। यही चार हमारे मूल रूप से अधिकारों के प्रदर्शित करने वाले अभिलेख होते हैं। और इन अभिलेखों की जो जननी होती है, जो माता जिसको कहते हैं, वो होता है नक्शा। नक्शा में भूखंड हुआ और वही भूखंड से प्रारंभ होता है। अगर भूखंड का सत्यापन नहीं हो, भूखंड का खेसरा नंबर नहीं दिया जाए, तो पहचान संख्या नहीं बनेगा, और पहचान संख्या नहीं होगा तो किसी व्यक्ति के नाम पर उसकी प्रविष्टि कैसे होगी? किसी भूखंड की प्रविष्टि नहीं हो सकती है। इतने सारे काम करने पड़ते हैं। तो पहला, आप अगर चाहें तो नोट भी करते जाएं, इसको हम बहुत एक्सप्लेनेटरी बताएंगे कि आपको वहां फील्ड में कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। अगर प्रशासनिक रूप से प्रचार करना है, अमीन पर, कानूनों पर आपको नियंत्रण रखना है, तो कोई भी बता देगा। लेकिन याद रखिए, जुडिशियल वर्क बताने वाला वहां कोई नहीं होगा। बिल्कुल आप कोरे कागज रहेंगे। मित्र आपका होगा ये लेक्चर, जो आप नोट करते जाएंगे। दूसरा आपका वो किताब, वो सबसे बड़ा बुढ़ापे की लाठी जिसको कहते हैं, वही आपका वो लाठी होगा। वो आपको मदद करेगा कि नहीं वहां बताया गया था, हमको इस किताब के इस पन्ने में देख लेना चाहिए कि एक्ट हमारा क्या कर रहा है, कैसे हम इसका प्रोटेक्शन लेंगे। चलिए, फर्स्ट, जोत अधिकार को किसी ने प्राप्त किया तो अधिकार मिला उत्तराधिकार के आधार पर। उत्तराधिकार कैसे प्राप्त हुआ? तो जैसे दादा के नाम की प्रॉपर्टी थी, दादा मर गए तो पिता के नाम पर आ गया, पिता भी मर गए तो उनके जो बेटे हैं उनके नाम पे आ गया। यानी उत्तराधिकार के आधार पर संपत्ति को प्राप्त किया जाना। दूसरा, पैतृक संपत्ति, एक हो गया पार्सनरी संपत्ति यानी सहदाई की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करना। दूसरा हो गया पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करना। अब पैतृक संपत्ति जो पिता के द्वारा अर्जित की गई है, उन्होंने अपने पिता से जो प्राप्त किया था उसमें हिस्सा लेना। तीसरा हुआ, अगर उत्तराधिकार में दादा के नाम की प्रॉपर्टी थी और उनके भी बेटा मर गए, आज के डेट में जो जिंदा है उन लोगों ने उस प्रॉपर्टी को आपस में बांट लिया, बंटवारा के आधार पर अधिकार प्राप्त करना। चौथा, पंजीकृत डीड से, विलेख से, जिसको कहते हैं दस्तावेज, रजिस्ट्री ऑफिस में किसी जमीन को खरीदना, किसी जमीन को सेल डीड से खरीदना, ये आपके अधिकार को सृजित करता है। छठा, सरकार के द्वारा जमीन का बंदोबस्ती किया जाना। सरकार जमीन बंदोबस्त करती है, लैंडलेस लोगों को बंदोबस्त करती है, तो बंदोबस्ती के द्वारा प्राप्त होना। सातवां, भूदान के द्वारा, बासगीत पर्चा के द्वारा कोई व्यक्ति जमीन का अधिकार प्राप्त करता है। आठवां,
सरकार खरीद कर जमीन गरीबों को देती है, उसके आधार पर जमीन प्राप्त होना। तो ये अधिकार प्राप्ति के कुछ ऐसे चीज हैं जिससे कोई भी व्यक्ति जमीन में अधिकार प्राप्त कर लेता है। अधिकार प्राप्ति के बाद किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कि उसने सेल डीड से जमीन लिया, खरीदा, किसी व्यक्ति की बात हटा दीजिए, आप खुद उस जगह अपने को खड़ा कर दीजिए कि आपने घर बनाने के लिए 2 कट्ठा जमीन खरीदा, तो क्या करेंगे आप? पहला काम करेंगे कि उसका दाखिल खारिज कराएंगे, यानी उसकी जो जमाबंदी किसी ने, जो विक्रेता था उसके नाम से चल रही है, उसको आप अपने नाम पर ले आएंगे कि नहीं साहब उनका नाम हटाइए, मेरा नाम दर्ज कर दीजिए। तो अंचल अधिकारी के पास जाएंगे, आप नामांतरण करवाएंगे, नामांतरण के बाद आपके नाम से जमीन की जमाबंदी सृजित हो जाएगी, रसीद कटने लगेगा, तो आप वैलिड और उसके, यानी जिसको कहते हैं कि अधिकार प्राप्त व्यक्ति हो गए, वैलिड। तो ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को इसी तरह से रूरल क्षेत्र में मिलता है। अब रूरल क्षेत्र में मैं इसलिए बता रहा हूं महत्व क्या बढ़ा है जमीन का, तो 1916 में जो कैडेस्ट्रल सर्वे समाप्त हो गया और 2 जिले का रिविजनल सर्वे समाप्त हो गया, तो 1916 में जमीन की स्थिति वैसी नहीं थी जो आज जमीन का मूल्य बढ़ा है। उस समय लोगों में संयुक्त रहने की भावना थी, संयुक्त परिवार की कल्पना थी। एक दादा के अगर 5 बेटे हैं, परपोते हैं, तो सब कोई संयुक्त रहते थे, एक साथ खाना बनता था। समय ने परिवर्तन खा लिया है, भूमंडलीकरण हुआ है। आज हम अमेरिका, चीन, रूस के करीब आ गए हैं, मिनट में आप मोबाइल से कहीं बात कर सकते हैं। संचार व्यवस्था में इतनी प्रगति हुई है कि आप बैठे बैठे किसी से बात कर सकते हैं, अमेरिका में रह रहा है, वीडियो कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। दूसरा, औद्योगिकीकरण हुआ है, औद्योगिकीकरण के कारण जमीन के मूल्य में वृद्धि हुई है। चौथा, संचार के और परिवहन के इतने साधन अब विकसित हो गए हैं कि आज के डेट में अगर आप 4 घंटे में जाना चाहें, यहां से वाल्मीकि नगर जो हम लोगों के बिहार का सबसे उत्तर और पश्चिम का कोना है, उसके बाद नेपाल हो जाता, तो वहां पहुंच जाएंगे आप। परिवहन की इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है। परिवहन व्यवस्था के कारण जमीन के मूल्य में गुणात्मक सुधार हुआ है। आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूं, आप इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि दीघा पुल, जिसको जेपी सेतु कहते हैं, उसके नहीं बनने के पहले पूरी की पूरी जमीन दीघा पुल से लेकर के और जहां वो रोड मिल रहा है, गंगाजल गांव है, वहां तक सिर्फ बालू की रेत, बालू की खेती होती थी, एक तरह से मैंने बालू का रेत कहें। आज पुल बन जाने के कारण अचानक जमीन के स्वरूप में परिवर्तन हो गया। दोनों किनारे आप देखेंगे कि पाइलिंग करके जमीन को भरकर अब उसका छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके लोग घर बना रहे। बालू नाम का कोई चीज नहीं रह गया, अचानक परिवर्तन हो गया। कल तक जो बालू था, आज वो सबसे अच्छा जमीन हो गया, बसने के लायक होम स्टे लैंड के रूप में वो विकसित हो गया। तो परिवहन व्यवस्था ने एक ऐसा गुणात्मक सुधार ला दिया है कि जिस जमीन का मूल्य कैडेस्ट्रल सर्वे के समय में 5 रुपए और 10 रुपए बीघा था, आज 5 करोड़ रुपए बीघा पर पहुंच गया है। जमीन के मूल्य में वृद्धि हो गई। हर आदमी 2 कट्ठा जमीन लेना चाहता है कि घर बना ले हम, तो जमीन के रखरखाव के प्रति सजग हो गया, कंससनेस बढ़ गया। उस जमाने में होता था कि नहीं, खतियान बनेगा तो चाचा के नाम से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी, दादा के नाम से बनेगा। आज अगर एक बाप के 4 बेटे हैं तो चारों कहते हैं कि नहीं, आज हम लोगों का चारों का अलग अलग खतियान बनेगा।
इस बीच से आपको रास्ता निकालना है। सामान्य से समान गांव में रहने वाला व्यक्ति जो मजदूर क्लास का भी है, अगर वो 2 कट्ठा जमीन लिए हुए है, वो भी आपके सामने आएगा और कहेगा कि नहीं साहब, आप मेरा अधिकार अभिलेख में नाम अलग से प्रविष्ट करें। मैं 2 भाई हूं, लेकिन मैं दोनों अलग अलग रह रहा हूं। तो गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया जेपी सेतु, उसी से आप अंदाज कर लें कि पूरे बिहार में यही स्थिति हुई है। संचार व्यवस्था ने, परिवहन व्यवस्था ने, भूमंडलीकरण ने हमें एक दूसरे के इतने करीब ला दिया है कि आज जो गांव पहले गांव थे, आज वो शहर के रूप में विकसित होने लगे हैं। उनके अधिकारों के अभिलेख का निर्माण करना है। तो ज्योत अधिकार तो क्लियर हो गया कि हमें कैसे आएगा। और ज्योत अधिकार हमेशा स्वत्व का सृजन करता है, टाइटल का सृजन करता है। और उस ज्योत अधिकार का निर्धारण करने वाले कौन है? एसओ। दिमाग में बैठा लें, एसओ, जिनको एक्ट विथ रूल्स काम करना है। और एक्ट विथ रूल्स काम करना है न्यायिक होकर के, जुडिशियल माइंड का प्रयोग करते हुए, अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए कि गलत हम नहीं करें। मैं इसलिए बता रहा हूं, आप में से बहुत लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के भी होंगे, शहरी पृष्ठभूमि के भी होंगे। नौकरी का जो दौर चला हुआ है, हर गांव से 5,000 10,000, जो आज आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि 10 लाख लोग आ रहे हैं बिहार के, 20 लाख लोग आ रहे हैं, 25 लाख लोग आ रहे हैं। ये कौन है? ये उसी गांव के निवासी हैं जो मजदूरी के तलाश में बाहर गए हुए हैं। हमारे किश्तवाड़ की अवधि 30 दिनों की है, 30 दिन में किश्तवाड़ कर लेना है। आपने अधिसूचना निकाला, मैंने जिला पदाधिकारी ने अधिघोषणा निर्गत कर दिया और उसमें डेट फिक्स कर दिया कि 30 दिनों में आप जाइए किश्तवाड़ कर लीजिए। कोई व्यक्ति रोजगार के तलाश में चला गया है, तमिलनाडु में काम कर रहा है किसी मिल में, और उसके भाई बंधु उसकी जमीन को यहां जोत रहे हैं, मे भी कि वो सर्वेक्षण के दौरान आपके पास नहीं आ सके, तो क्या उसका जोत अधिकार डिफीट हो जाएगा? उसके नाम से खतियान नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि उसका कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, वो मजदूर टाइप का व्यक्ति है। हो सकता है कि उसकी पत्नी को नॉलेज नहीं हो, जमीन के बारे में सिंपल जानती होगी उसकी पत्नी की हमारे हस्बैंड के हिस्से की जमीन है, लेकिन रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या होता है, हो सकता है कि वो नहीं जाने। तो क्या नहीं बनेगा? बनेगा, और न्यायिक ढंग से बनेगा। लेकिन उसके लिए सर्टेन कुछ ऐसे कदम उठाने हैं जो आपको लगे कि ये न्यायिक रूप से हम काम कर रहे हैं। वो कैसे आए, उसका तरीका भी मैं बताने जा रहा हूं। वो कैसे आपके पास आ जाएगा? तो केस का प्रकार मैंने बता दिया, ज्योत अधिकार कैसे मिलता है वो मैंने बता दिया। अब आइए, आप अब जुडिशियरी के रूप में आप अब कदम बढ़ा रहे हैं। तो आपका अर्ध न्यायिक माने ये क्वासी जुडिशियल आपका कार्रवाई होगा। आप कोर्ट नहीं है, ओनली आप राजस्व पदाधिकारी हैं। राजस्व पदाधिकारी की जो परिभाषा है वो परिभाषा यही है, बिहार टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 3 के सब सेक्शन 17 में जो परिभाषा दी गई है उसमें है कि सरकार के द्वारा अधिसूचित वैसा पदाधिकारी जो सर्टेन कार्य के लिए जिसमें पावर वेस्ट किया जाए। तो राजस्व पदाधिकारी वही होता है कि जिसमें सरकार किसी पदाधिकारी को उस कार्य को करने के लिए नियुक्त करती है, और वो राजस्व अधिकारी होता है सेक्शन 3 के सब सेक्शन 17 के अधीन। और बिहार काश्तकारी अधिनियम का जो रूल्स है 40 को, उसमें दिया हुआ है कि राजस्व पदाधिकारी कौन होता है। आज राजस्व पदाधिकारी की बेसिक ड्यूटी है सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड का मेंटेनेंस करना, और रिकॉर्ड के मेंटेनेंस में
जुडिशियल वर्क भी होना है, यानी अर्ध न्यायिक कार्रवाई भी होना है और प्रशासनिक कार्रवाई भी होना है, दोनों कार्रवाई होना है। कब कब आपके पास अवसर मिलेंगे कि जिसमें आप क्वेसी जुडिशियल वर्क करेंगे? आप लोग एक्ट पढ़े होंगे, बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम भी पढ़े होंगे, बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली पढ़े होंगे। कब कब आते हैं? पहला आता है रूल 7 का सब रूल 6, जिसमें जैसे ही किश्तवाड़ के दौरान किसी भूमि के नक्शे के भूखंडों का जांच फाइनल कर लिया जाता है और जो मानचित्र हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा दिया गया हुआ होता है उसका वेरिफिकेशन जब आप जाकर फील्ड पर में कर लेते हैं, ऑन स्पॉट कर लेते हैं, और उसमें जो भी आप सुधार चाहते हैं उसको सुधार करने के लिए पुनः देते हैं और सुधार करके वो आपको दे देता है, लौटा देता है, तो सेक्शन रूल 7 के सब रूल 6 के अंतर्गत उसको प्रकाशित किया जाना है। जैसे ही प्रकाशन होगा लोग देखेंगे कि साहब मेरी जमीन का जो नक्शा आया है, जो भूखंड आया है, जो मैंने ऑन स्पॉट बताया, क्या उसके अनुरूप है या किसी दूसरे ढंग से है। हो सकता है वो सहमत हो सकता है असहमत हो। तो जैसे ही उसकी असहमति होगी कि नहीं साहब ये नक्शा गलत है, तो आपके सामने में वो रिटेन लिखित एक विवाद पत्र देगा, प्रोटेस्ट पत्र देगा कि साहब आपने जो नक्शा बनाया है उसमें मेरा भूखंड संख्या फलाना फलाना दिया हुआ है, जिसका खेसरा नंबर ये दिया हुआ है, उस भूखंड के नक्शे में, एरिया में, चौहदी में ये गलती हुई है, आप कृपया इसका सुधार करें। तो आपका वहीं से अर्ध न्यायिक कार्य शुरू हो गया। पहला तो ये हो गया, सभी आप लोग नोट करते जाएं। दूसरा, जैसे ही आपने खेसरा पंजी तैयार कर लिया और खेसरा पंजी तैयार करने के बाद नियम 9 के उपनियम 6 के आधार पर आपने खानापूरी पर्चा का निर्माण किया और खानापूरी पर्चा संबंधित व्यक्ति को, रैयत को, सरकारी विभाग को जैसे ही आपने हैंड ओवर किया, उसको प्राप्त करा दिया और उस खानापूरी पर्चा के प्रविष्टि के विरुद्ध, एंट्री के विरुद्ध जब आपके पास दावा आक्षेप दायर हुआ कि साहब इसमें मेरा नाम होना चाहिए था, फलाने का नाम हो गया है, इसमें रकबा ये होना चाहिए था, इसमें ये गलत हुआ है, इसीलिए खानापूरी पर्चा उसको हस्तगत कराया जाता है कि नेचुरल जस्टिस में कोई व्यक्ति अपने जमीन का विवरण देखे कि वास्तव में सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा जो बना करके दिया गया है वो सही है कि नहीं। तो खानापूरी पर्चा के विरुद्ध विवाद सुनना, दावा आक्षेप सुनना और डिस्पोजल करना रूल 10 के नियम 1, 2, 3, 4 उप नियम है रूल 10 के 1, 2, 3 और 4, जो एप्लीकेबल हो उसके आधार पर उसका डिस्पोजल करना। तो अर्ध न्यायिक कार्य है। क्वेसी जुडिशियल प्रोसीडिंग, उस क्वेसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के बाद अब आता है आपका प्रारूप खानापूरी अधिकार अभिलेख आप तैयार करते हैं। 11(1) में रूल 11 का सब रूल 1, उसमें आप प्रारूप खानापूरी अधिकार अभिलेख तैयार करेंगे और उसका प्रकाशन करेंगे रूल 12 के आधार पर। तो उसके खिलाफ जो आपत्ति होगी, नक्शा के विरुद्ध आपत्ति होगी और प्रारूप अधिकार अभिलेख में जो प्रविष्टि होगी उसके खिलाफ आपत्ति होगी कि वाह साहब आपने फलाना नाम इसमें कैसे एंट्री कर दिया, ये इसमें तो मेरा नाम होना चाहिए था, ये गलत प्रविष्टि हो गई है। तो जैसे ही वो दावा आक्षेप दायर करेगा आपका फिर अर्ध न्यायिक कार्य शुरू, उसके दावे आक्षेप का निष्पादन करना है। तो प्रारूप खानापूरी अधिकार अभिलेख के ये इस प्रक्रम में एएसओ को सुनना है। उसके बाद जो आपने रेंट फिक्स किया
लगान निर्धारण तालिका का निर्माण आपने किया, रूल 14 सब रूल 5(1) निर्माण किया। निर्माण करने के बाद आपने उसको पब्लिश किया, तो जब पब्लिकेशन हुआ, लोगों ने देखा, हो सकता है कि सहमति हो सकता है कि असहमति हो। अगर असहमति हुआ तो उसने लिखित रूप में आपके पास दावा आक्षेप दायर किया कि साहब मेरी जमीन की प्रकृति कृषि की है, लेकिन आपने उसका होमस्टीड लगान निर्धारित कर दिया है। मेरी जमीन की प्रकृति होमस्टीड की है, आपने उसका कमर्शियल लगान निर्धारित कर दिया है, व्यवसायिक कर दिया है। फिर आपका क्वेसी जुडिशियल वर्क शुरू। तो ये 4 स्टेज हैं जहां पर आपको करना है। अंतिम खानापुरी का अंतिम अधिकार अभिलेख जब बन जाएगा तो वो कोई दूसरे डेजिग्नेटेड अफसर सुनेंगे, वहां आपका क्षेत्राधिकार खत्म हो गया, सीमित हो गया है। लेकिन ये 4 सबसे महत्वपूर्ण है। इन चारों में आपको जुडिशियल माइंड का प्रयोग करना है। अब कैसे करना है, क्या होगा, अब इस पर आप आइए। पहला, सब कोई नोट कर लें, आप न्यायिक पदाधिकारी नहीं है, जुडिशियल अफसर नहीं है। जो न्यायिक पदाधिकारी होते हैं वो ऑनरेबल हाई कोर्ट से गाइड होते हैं और सिविल कोर्ट रूल्स ऑफ द हाई कोर्ट जुडिकेचर एक्ट पटना का जो नियमावली बनाया हुआ है, प्रोसीड्यूरल मेथड बनाया हुआ है, सिविल प्रोसीड्यूर कोड 1908 में जितने प्रोसीड्यूरल मेथड दिए गए हैं उनको सबका अक्षरशः पालन करना है। आप न्यायिक पदाधिकारी नहीं है, आप हैं रेवेन्यू अफसर, क्वासी जुडिशियल काम करने वाले, अर्ध न्यायिक काम करने वाले। अर्ध न्यायिक काम क्या हुआ, तो दूसरे की भी सुनो। नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि पहले सुनो, अगर फांसी उसको देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले सुन लो। तो सुनने में क्या क्या चीज होता है, किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो सुनने में हमने अपना दावा किया, दावा के बाद जो संबंधित पक्ष है जिसको हमने प्रतिवादी बनाया उसको आपने नोटिस किया, वो भी अपीयरेंस अपना दिया, दोनों पक्षों को हमने सुना और सुनने के बाद तब एक जो सही हुआ, एक्ट विथ रूल्स हुआ, हमने निर्णय दिया। अब उस निर्णय देने में किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है। सुनने में आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा कि वाह साहब हमने तो सुन लिया, हमने उसको भी सुन लिया, हमने इसको भी सुन लिया। नहीं, ईच एंड एवरी मोमेंट जो इस दौरान गुजरेंगे, सुनवाई के दौरान गुजरेंगे, उसका एक कार्यवाही अभिलेख बनेगा और उस कार्यवाही अभिलेख में उसकी एंट्री होगी, प्रविष्टि की जाएगी और वो प्रविष्टि खुद आपके द्वारा की जाएगी। दूसरा, जो भी कंक्लूजन, जिसको निर्णय कहते हैं, जो भी आप निर्णय देंगे, कंक्लूजन देंगे, वो कंक्लूजन देंगे किस पर, तो प्रथम पक्ष के द्वारा यानी वादी के द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। दस्तावेजों का विवरण निम्न है। प्रतिवादी के द्वारा अपने ओर से निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जिसका विवरण ये है। तब वादी का दावा, उसके बाद प्रतिवादी का दावा और तब आपका लास्ट कंक्लूजन कि वास्तव में सही क्या है। अब आपका जुडिशियल माइंड का प्रयोग वहां पर देखा जाएगा कि आपने सही ढंग से किया है। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में पहले हो गया कि दूसरे की सुनो, यानी प्रतिवादी की भी सुनो, वादी की भी सुनो और प्रतिवादी की भी सुनो। दूसरा, प्रॉपर वे में उसको नोटिस करो, उसको सूचना दो, उसको सूचना हस्तगत कराओ। बहुत सारे ऐसे प्रतिवादी होंगे जो नोटिस नहीं लेना चाहेंगे, तो जो नोटिस नहीं लेना चाहेंगे उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे अधिनियम में
विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम में नोटिस तामीला के दिए हुए हैं कि कैसे नोटिस का तामीला होगा। रूल 9 के 8 में, 9 में, रूल 10 में, रूल 13 में, सब रूल 1, 2, 3, 4, 5 में सब में दिए हुए हैं कि कैसे नोटिस का तामीला होगा। इसके अतिरिक्त भी नोटिस तामीला के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए हुए हैं। प्रोविजन नंबर 1, आप भवेश सिंह जी, आप पटना सिटी के हैं, कल आपने क्वेश्चन किया था। ये भवेश सिंह, सुन रहे हैं आप मेरी बात? भवेश सिंह, आप मेरी बात सुन रहे हैं? पटना सिटी के हैं आप? नहीं आवाज आ रही है मुझे। पटना से सर, पटना से। पटना सिटी के हैं आप? पटना प्रॉपर, पटना गोला रोड। प्रॉपर पटना, आप गोला रोड के हैं? हाँ जी। कल आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था। हाँ। अब मैं बता रहा हूं, अब ये थोड़ा सा आप इसको कन्वर्सेशन में मैं ले दे रहा हूं जी कि मैंने आपके यहाँ वाद फाइल किया, केस किया, दावा आक्षेप दिया, आपने, मैंने ही, मेरे बगल में बैठे हुए हैं, मैंने इनको प्रतिवादी बनाया। तो पहले तो आप ये समझ लें कि वादी कौन होता है, प्रतिवादी कौन होता है। आप सबको ही समझ लें कि वादी वो होता है जो कोई वाद प्रस्तुत करता है कंपिटेंट अफसर के पास, और कंपिटेंट अफसर आप हैं, बनाए गए हैं इसमें सुनवाई के लिए। दूसरा, न्यायिक पदाधिकारी के पास, या जो सुनने के लिए प्राधिकृत है। प्रतिवादी वो होता है कि जो, जिसको वादी ने बताया कि नहीं ये गलत व्यक्ति हैं, इनका दावा सही नहीं है, यानी जो वादी के वाद का प्रतिवाद करे उसको प्रतिवादी कहते हैं। सब कोई सुन रहे होंगे, ध्यान रखेंगे कि आपके पास इन सारे चीजों को एक्सप्लेन करने वाले एडवोकेट वहां नहीं होंगे। आप खुद एडवोकेट भी होंगे, खुद आप बुक भी होंगे, खुद आप निर्णय करने वाले भी होंगे। आपको ध्यान देना होगा ईच एंड एवरी पॉइंट पर। तो आपने प्रतिवादी को, मैंने इनको प्रतिवादी बना दिया, आपने इनको नोटिस किया, इन्होंने जानबूझकर नोटिस नहीं लिया कि मैं नहीं लूंगा, देन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, क्या लेना चाहिए हमें एक्शन। तो दो चीज बताया हुआ है रूल्स में कि अगर ये नहीं लेते हैं नोटिस तो इनके घर के सामने वाले भाग पर चिपका देंगे। ठीक है जी। हाँ, खत्म हो गया, क्लास खत्म। और कर दो सर, अभी तो सर बहुत बाकी है इसमें। अच्छा ठीक, तो नोटिस किया गया, इन्होंने नहीं लिया, देन आप करेंगे क्या? तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया हुआ है, सब कोई नोट करें। सिविल प्रोसीड्योर कोड 1908 ऑर्डर 5 रूल 1 से लेकर 28 तक। अब उसमें प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति वैल्यूएबल जमीन है, लड़ाकू प्रवृत्ति का है, मुकदमेबाज है, नहीं लेता है नोटिस, तो हम क्या करेंगे? उसको अपीयर कराने के लिए पेपर में निकाल देंगे, इस्तेहार देंगे, दैनिक समाचार पत्र में इस्तेहार देंगे। और इस्तेहार देने के बाद सर आवाज कम हो गई। आएगा, अगर इस्तेहार निकालने के बाद भी नहीं आएगा तो हमारा कम से कम जो जुडिशियल एक्ट है वो पूरा हो जाएगा। इस ऐप दैनिक पेपर सभी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते होंगे, उनके घर के इर्द गिर्द भी पढ़ते होंगे। हमने इसको मालाफाइडी नहीं किया, हमने इसको
न्यायिक ढंग से इनको घर पे भेजा, इन्होंने नहीं लिया, इनके दरवाजे पर चिपकाया, इन्होंने नहीं लिया, और देन हमने दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया, इसके बाद भी नहीं आए, तब एक्ट में प्रोविजन किया हुआ है कि अगर इस तरह करने के बाद भी कोई पक्ष उपस्थित नहीं होता है तो एक पक्षीय निर्धारण करना है, आदेश करना है एक पक्षीय। उसके लिए बैठे नहीं रहना है, क्योंकि लिमिट है 30 कार्य दिवस के बीच में आपको डिसाइड कर देना है, निर्णय कर देना है। तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का ये सब हिस्सा है कि पहले उसको नोटिस हस्तगत कराएंगे, नोटिस नहीं लेगा तो दीवार उसके घर के सामने वाले भाग पर चिपकाएंगे, वो भी नहीं होगा तो पेपर में हम पब्लिश कर देंगे, नहीं आएगा तो कानून तो कहता है कि साहब आप उनको बजाते तामीला कीजिए, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक पक्षीय करेंगे। लेकिन जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं उन सभी कार्रवाइयों को कार्यवाही अभिलेख में ले आएंगे। डे टू डे का जो कार्यवाही अभिलेख होगा उसमें हम दर्ज करेंगे, एंट्री करेंगे कि ये पता चल सके कि इनके साथ ये कार्रवाई की गई। अब आपके सामने आया नैसर्गिक न्याय का अनुपालन हो गया, इतनी सारी कार्रवाइयों को अब कैसे करेंगे, कहाँ दर्ज करेंगे, एंट्री कहाँ करेंगे? सर थोड़ा माइक सही कर लीजिए सर, आवाज थोड़ा सा डिसकंटिन्यू कर रहा है, ये नीचे हो जाएगा माइक तो बेटर रहेगा, और नीचे सर। जी सर बेटर है, बेटर है, यस सर बेटर है। तो कार्यवाही अभिलेख का संधारण, मेंटेनेंस, तो रूल 13 में आप देखेंगे कि जैसे ही आप सुनवाई करने जा रहे हैं तो आपको कार्यवाही अभिलेख संधारण करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक प्रोविजन कर रहा है। हम लोगों के बिहार अभिलेख हस्तक 1960 के रूल 129 में प्रोविजन किया हुआ है कि जैसे ही कोई व्यक्ति किसी पदाधिकारी के पास जो सुनवाई करने के लिए अधिकृत हो, कोई वाद दायर करता है, कोई केस दायर करता है, तो तुरंत एक कार्यवाही अभिलेख शुरू कर देना है, और वो कार्यवाही अभिलेख संधारित होगा प्रपत्र 20 में, शुरू कर देना है। उसी के साथ साथ उस कार्यवाही अभिलेख में क्या क्या एंट्री होगी, कौन कौन सी एंट्री करनी है, तो बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1958 के रूल 127 में दिया हुआ है, उसको आप जरूर पढ़ेंगे। बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली का रूल 127, क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें सारा सब चीज दर्ज किया हुआ है। यानी अभिलेख की ईच एंड एवरी प्रविष्टि, एवरी जो भी होगा वो सब उस डेट वाइज उस अभिलेख में होगा, जो कार्यवाही अभिलेख का पार्ट बनेगा। अब आपके सामने आएगा कि वाद कौन फाइल कर सकता है, कोई भी केस दायर कौन कर सकता है, स्वयं वादी जो पीड़ित पक्ष होगा, दूसरा उसका एडवोकेट जिसको बजाते वकालतनामा दे करके भेजेगा वो भी फाइल करेगा, तीसरा उसका विधिक प्रतिनिधि जो लीगल उसका काम देखता है, कारोबार देखता है, जैसे मुंशी लोग होते हैं कि साहब हम नहीं जाने में सक्षम है, आप चले जाइए मुंशी जी आप फाइल कीजिए, वो करेगा। चौथा उसका विधिक जो करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई बीमार है नहीं मूव कर सकता है, कोई पागल है वो नहीं मूव कर सकता है, लेकिन उसका अधिकार डिफीट नहीं होगा, कोई अवयस्क है, 4 साल का बच्चा है, फादर अचानक मर गए, 10 बीघा जमीन है, उसकी मदर में वेस्ट कर गया तो 2 हिस्सा लगा, मदर का भी हिस्सा हुआ और बच्चे का भी हुआ, तो उसको जो रिप्रेजेंट करेगा, उसका जो संरक्षक होगा वो करेगा, वही दायर करेगा वाद। तो वाद दायर करने वाले कितने तरह के लोग हैं, स्वयंवादी, दूसरा उसका एडवोकेट, तीसरा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, चौथा जो माइनर है, जो पागल है, जो वृद्ध है, जो चल नहीं सकता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये वाद दायर करने वाले हो गए। कार्यवाही अभिलेख भी हो गया, वाद दायर करने वाले भी हो गए। तो इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग कैसे होगा? इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग होगा
कि जैसे ही कोई व्यक्ति आपके पास केस फाइल करे, इमीडिएट आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर पेशकार के रूप में दिए जाएंगे, एक फॉर्मेट बना हुआ आप लोगों को मिलेगा। आप लिखें कि कार्यवाही प्रारंभ की जाती है, तो उसमें क्या होगा, उस ऑर्डर शीट का जो हेड पेज है उस पर दिया हुआ 3 खंड बने हुए हैं। पहले खंड में, आप बीच वाले खंड में लिखना है, वादी श्री फलाने पिता फलाना ग्राम फलाना के द्वारा इस प्रकृति का वाद दायर किया गया है। अच्छा, वो बंद कर दीजिए ना। ओह, वो उधर भी चल रहा है। अच्छा अच्छा, उधर भी क्लास चल रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। तो केस फाइल हुआ, केस फाइल में वादी का नाम आ गया। तब उसके बाद में आएगा कि वादी के द्वारा प्रतिवादी बनाया गया है। किसको? तो जो प्रतिवादी होंगे उनका नाम, पिता का नाम, ग्राम, और नीचे में लिखेंगे केस का प्रकार क्या है। केस का प्रकार क्या है, तो किस टाइप का है, खाता सुधार का है, रकबा सुधार का है, गलत प्रविष्टि हो गई है, केस का प्रकार, ये नाम की एंट्री होगी। तब नीचे लिखेंगे कि मैंने सुना, वादी को सुना, वाद सुनवाई हेतु ग्रहण किया जाता है। प्रतिवादी को नोटिस करें और दिनांक कितना को अभिलेख सुनवाई हेतु उपस्थापित करें। अब प्रतिवादी नोटिस पाने के बाद उपस्थित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो उपस्थित कराने के लिए आपको मैंने तरीका बताया कि अगर उपस्थित नहीं होंगे पुनः उनको नोटिस करें, उनके घर पर चिपका दें, है ना, घर पर चिपका दें। नहीं होता है पेपर में इश्तेहार दे दें। अब वादी और प्रतिवादी दोनों उपस्थित हो गए। वादी और प्रतिवादी के बदला उनके दोनों के अधिकृत अधिवक्ता उपस्थित हो गए। आपके सामने दोनों तरह की स्थिति होगी। अब दोनों का सुने, दोनों के द्वारा दाखिल किया गया जो भी कागजात होगा उसका अवलोकन करें। अवलोकन करने के बाद ऑर्डर शीट में ले आए। तो अभी हम यही एंड कर दे रहे हैं। अभी इस जुडिशियल फंक्शन का सेकेंड पार्ट भी है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। और मैंने हमेशा आपको बताया है कि आप पर रडार एक ऊपर से लगा हुआ है जुडिशियल प्रोसीडिंग का। जो जुडिशियल हम लोगों का स्पैन ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल करने वाला जो लगाया हुआ है, वो अपीलेट कोर्ट भी है, वो डिविजनल कोर्ट भी है, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट भी है। तो सबसे बड़ा कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट है। रिविजनल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट से तो थोड़ा बहुत हमको रिलीफ भी मिल सकता है, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट में अगर स्लिप ऑफ पेन भी होगा तो ऑनरेबल कोर्ट बखसता नहीं। इसलिए इतने सारे चीजों को ध्यान रखना है, देना है कि हम जो भी काम करें वो सही ढंग से करें। चलिए, अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, इसका नेक्स्ट पार्ट कल बताएं। सर एक क्वेश्चन था सर, मैं ही शुरू करता हूँ, मेरा ओपन है माइक। मैं कह रहा था सर, जैसे आपने अभी हम लोग को गाइड किया कि जो पेपर है, न्यूज पेपर में हम लोग चीजों को पब्लिश करते हैं, जब नहीं आता है सर, माइक ऊपर चला गया है आपका। और उस प्रोसीजर में सर, जैसे न्यूज पेपर में हम लोग जो सीखे अब तक, वो हम लोग को बताया गया कि इधर से देखिए, ठीक करिए। हाँ बोलिए। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग को बताया गया कि 30 डेज के अंदर जो है उसकी सुनवाई कर लेनी है। तो क्या न्यूज़पेपर में जो छपना है और उसको जो वेटिंग टाइम दे रहे हैं आने का, प्लस उसके अलावा जो हम उसके घर पर भी चिपका रहे हैं, ये सारा प्रोसेस क्या विद इन 30 डेज हो जाएगा? हो जाएगा। तो कितने दिन वेट करने के बाद उसको ये सारी चीजें, मतलब कितना दिन हम वेट करें? हाँ सुन लीजिए, अब मैं बता दे रहा हूँ। हाँ सर। जैसे आपने नोटिस किया, 7 दिनों का उसको समय दिया। जी सर। ठीक है जी। वो अपीयर नहीं हुआ, पुनः आपने उसको नोटिस किया, 7 दिन और पार कर गया, जी नहीं आया। थर्ड, सर। दैनिक इश्तेहार निकाला पेपर का, वो सब ऑर्डर शीट में आते जाएगा। हाँ सर। आते जाएगा, पेपर में निकाला, आज पेपर में देंगे कल निकल जाएगा।
कल निकल जाएगा, नेक्स्ट डे निकल जाता है, एक दिन के बाद निकल जाता है, तो उसमें टाइम लिमिट कर दिया 2 से 3 दिन में आ जाएगा। आ जाएगा, तो उसमें भी 7 दिन का समय देंगे, 21 दिन पार कर गया आपका। अगर इस तरह का केसेस होगा तो अब सुनवाई कीजिए। ओके ओके। कि और लिखिए, ऑर्डर शीट में लिखिए कि मैंने नोटिस किया, प्रतिवादी ने लेने से इनकार किया, दूसरा मैंने इनके घर के सामने वाले भाग पर चिपकाया, और नोटिस जो चिपकाने वाले हैं वहां पर गवाह बनवा लेंगे, सबको लिखना पड़ेगा। उसके बाद नहीं आए, फिर इनको ये पेपर दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दिया गया, पुनः ये नहीं आए, ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें इस वाद में अपना पक्ष प्रस्तुत करने में कोई अभिरुचि नहीं है, ठीक है। इसलिए इस वाद की सुनवाई एक पक्षीय की जाती है। अब एक पक्षीय में जो भी डॉक्यूमेंट आया हुआ है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर ये वाले नहीं नहीं नहीं, अभी इनको करने दीजिए, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। हाँ बोलिए। ऑडियो विजुअल का भी इस्तेमाल करते हैं क्या? जो हम लोग मोबाइल से भी, क्या हम उनके यहाँ जो चिपकाया है वो फोटो लेकर के भी अपने दस्तावेज में लगा सकते हैं कि ये लगाया गया? अगर कोई साइन करने वाला नहीं मिल रहा है या नहीं करना चाहता है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू। और किसी को क्वेश्चन? हाथ तो उठाया किसी ने, किसी को क्वेश्चन है? हाँ बताइए क्वेश्चन। ना, आरती कुमारी बोलिए। यस सर, हमारी कि सर अभी क्वेश्चन जो बताया सर आप कि वो 7 दिन का टाइम लगेगा, 7 डेज का टाइम देंगे सर, तो ये जो ऑर्डर शीट हम लोग लिखेंगे सर, वो हार्ड कॉपी में लिखेंगे या फिर उसको सॉफ्ट कॉपी में जाके मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर को दर्ज? हार्ड कॉपी में, सभी हार्ड कॉपी में लिखा जाएगा। सभी हार्ड कॉपी में सर? सभी हार्ड कॉपी में सर। तो सिग्नेचर सिर्फ हम ही लोग करेगा सर कि किसी और का भी लेना होगा? नहीं, जो भी आपको लिखना होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना होगा, अपने हैंडराइटिंग में लिखना होगा। ये सर मतलब सारा जो भी होगा, सारा जितना भी होगा सारा हम लोग हार्ड कॉपी में लिखेंगे और उससे हम लोग का सिग्नेचर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हाँ, इसलिए कि हाँ, किसी भी व्यक्ति के जो अधिकार को डिसाइड किया जा रहा है, जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं, उनके लिए जमीन बहुत बड़ा मूल्यवान चीज है, बहुत वैल्यूएबल चीज है। और उस मूल्यवान चीज से अगर कोई व्यक्ति हमारे स्लिप ऑफ पेन से अगर उसका हित डिफीट हो जाए तो ये मेरे लिए तो अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए हमें कानून में जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं उसका पालन करना होगा। ठीक है, बोलिए राजकमल। सर एक पक्षीय सुनवाई के विरोध कोई हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में चला जाता है, और जबकि नियम कहता है कि सर्वे कार्य के तहत जितना दिन की कार्य होगी, सर्वे का कार्य होगा, उस पीरियड में जो है ना हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट का जो है ना कोई भी नहीं जा सकता है। सर उस पीरियड में हमने अच्छी सुनवाई कर दिया और उस बीच में कोई बंदा चला गया हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में, उस स्थिति में सर क्या किया जाएगा? नहीं जाएगा, सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा। जब आपका कोई जजमेंट हो जाएगा, जब कोई आप निर्णय दे देंगे, उस निर्णय के बाद किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि आर्टिकल 226 के अंतर्गत ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो रीट करे। वो रीट के लिए सर हमने तो निर्णय तो दे दिया गया ना सर। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? निर्णय आपने किया, उसके विरुद्ध रीट में जाएगा। आपका रीट कोर्ट, ऑनरेबल रीट कोर्ट यही देखेगा कि आपने कानून का सही ढंग से पालन किया है कि नहीं। सर एक क्वेश्चन और था सर, आपने बताया कि कोई वहाँ का मूल निवासी बाहर में रहता हो तो क्या उसका अधिकार अभिलेख बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सर कैसे बनेगा सर? मतलब टाइम लिमिट खत्म ही हो गया, टाइम बॉन्डिंग जो था खत्म हो गया, तो कैसे बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कोई भी व्यक्ति जो बाहर में है, बाहर में चला गया है काम करने, आप उसको रोजगार के लिए तो रोक नहीं सकते हैं। उसका नाम पता ऑब्टेन कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। गांव में अब सब किसी की, उसकी पत्नी अगर होगी तो उसे मोबाइल नंबर ले लेंगे, उसके मोबाइल नंबर से उसको मैसेज देंगे, संपर्क करेंगे और वो तुरंत आएगा सर। तो बाय द वे उसका म्यूटेशन भी एक होता है, जैसे जिस जमीन का म्यूटेशन, यहाँ म्यूटेशन वाला तो नहीं है। यहाँ है
कि जो जुडिशियल प्रोसेस में हमको सुनवाई करनी है उस प्रोसेस को पालन करना। म्यूटेशन बिल्कुल अलग चीज है, हम बाहर में लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। हो सकता है कि वो व्यक्ति वहीं से अपने एडवोकेट को नियुक्त कर दे कि साहब आप मेरा पक्ष रखें, उसको जानकारी आप देंगे तब ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसको जानकारी देना होगा। और बोलिए मयंक कुमार जी। हाँ बोलिए मयंक कुमार। मयंक हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, एक और कार्रवाई अभिलेख के बारे में बता दीजिए। अब दूसरे दिन बताएंगे, अभी बहुत लंबा है ये चैप्टर बहुत छोटा नहीं है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। 1960 के बारे में क्या प्रपत्र बोले थे? कौन सा अभिलेख? 1960 का जो 1960 के बारे में जो बता रहे थे सर। सिविल प्रोसीड्योर कोड 1908 है। 1908 और 60 जो बता रहे थे सर का रूल 129। रूल 129 मैंने बताया है, ये बताया है हमने बिहार अभिलेख हस्तक 1960, वो किताब का नाम है। बिहार अभिलेख हस्तक 1960 किताब का नाम है। ठीक है। बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली है 1958, वो भी मैंने बताया है जी। ठीक ना? चलिए आगे बढ़िए। 1958 ठीक है, थैंक यू। हरिशंकर सामने उंगली उठाए। प्रणाम सर। सर मेरी क्वेश्चन है कि जो वादी वाद दायर करता है और सुनवाई के क्रम में जो है वादी और प्रतिवादी दोनों होते हैं, दोनों पक्ष होते हैं, ऐसे क्रम में सर इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों के बीच विवाद भी पैदा हो जाता है, कई बार उत्पन्न हो जाता है, तो हमें प्रशासनिक जरूरत होगी व्यवस्था की, तो हम किस प्रकार से इसको डील करेंगे सर? आमतौर पर विवाद नहीं होता है, आमतौर पर नहीं होता है। विवाद तभी होता है जब आप निष्पक्ष नहीं हैं। जैसे ही कोई वादी फाइल करेगा, केस फाइल करेगा, तो आप प्रतिवादी को सुनेंगे, प्रतिवादी को लिखित रूप में बोलेंगे कि आप लिखित रूप में जो भी कुछ कहना है लिखित रूप में दें, मौखिक रूप में जो कहना है वो हाथ से लिख करके दें, वो लिख करके देगा। अगर इस तरह का विवाद का अगर इस तरह का विवाद का सिचुएशन आएगा कि जहाँ दो पक्ष आपस में लड़ने भिड़ने पर हैं, आमादा है, आप थाना को इन्फॉर्म करेंगे, उसके लिए बनाया हुआ है, थाना को सूचना देंगे। वो आएंगे सर एट ए टाइम? थाना अपना कार्रवाई करेगा, नहीं जनरली होता नहीं है ऐसा। कई बार सर होता है, कैटलिस्ट होते हैं बहुत सारे। अब अगर होगा तो देखा जाएगा, थाना को खबर कीजिए, वो पकड़ करके ले जाएगा। हाँ प्रेमा बरनवाल जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। हेलो। हाँ बोलिए। सर अगर एक पक्षीय सुनवाई हो चुकी है और प्रतिवादी व्यक्ति बाद में आकर ये बोलता है कि नहीं हम उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, तो ये सुनवाई गलत है, तो उसके लिए वो कहाँ जाएगा? कुछ नहीं, आपको पुनः रिकॉल कर लेना है। प्रतिवादी अगर अपीयर हो जाता है आपके सामने और ये बताता है कि साहब हमें जानकारी नहीं थी, तो आप पुनः उसको आदेश फलक में ले आइए कि फलाने तिथि को या आज प्रतिवादी उपस्थित हुए, उन्होंने कहा कि मैं इस कारण से अनुपस्थित हो गया, न्याय हित में प्रतिवादी को भी सुनना आवश्यक है, इसलिए पुनः सुनवाई की कार्रवाई प्रारंभ की। फिर से होगा ना क्या? टोटल प्रोसेस स्टार्ट ऑफ द टाइम से जो हुआ वो खारिज करके ये फिर से नए तरीके से फिर से होगा ना? खारिज नहीं होगा ना, प्रोसेस खारिज नहीं होता है। एक पक्ष की सुनवाई हो गई है, अब सीधे दूसरे पक्ष की सुनवाई करनी है, तो दूसरे पक्ष की सुनवाई हम करेंगे। वो आप जब प्रोसीड्यूरल मेथड के लिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ, राजस्व न्यायालय प्रक्रिया है किताब, आप खरीद लेंगे। राजस्व न्यायालय प्रक्रिया में कैसे इस तरह में कार्रवाई करनी है, इस तरह का सिचुएशन होगा, तो आपको उसको पढ़ लेना है, उसके हिसाब से कार्रवाई करना है, एक पक्षीय नहीं करना है। अगर वो अपीयर हो गया रिकॉल कर लीजिए अपना आदेश। थैंक यू सर। और कोई? इसका जो ऑर्डर शिप उसका कोई फॉर्मेट होगा सर, या सिंपली एक ये हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर जो आपने सर 4 केसेस से डिस्कस करा,
नक्शा में सुधार, नाम में सुधार, एरिया में सुधार और लगान का निर्धारण। तो इसमें सर अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन का सर वैलिडिटी हमारे संज्ञान में सर करेक्ट नहीं होता है तो क्या सर हमें अपने विवेक बुद्धि से वहां पे निर्णय लेना होगा या फिर हमारे जो बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे या फिर चार्ज ऑफिसर होंगे सर उनको कंसर्न देना है? सर 4 तरह के केस होंगे और डॉक्यूमेंट देने की जिम्मेवारी होती है, प्रोडक्शन करने की जिम्मेवारी होती है जो केस करता है उसका। पहले वादी अगर उसने केस किया तो हम अपने दावे के समर्थन में अपना पक्ष रखेंगे और पेपर देंगे। दूसरा, हमारे पास जितने सारे पेपर्स होते हैं, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें अंचल अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जमाबंदी पंजी दी जाती है, खतियान दिया जाता है, विविधवाद पंजी दी जाती है, दाखिल खारिज पंजी दी जाती है, तरह तरह के रिकॉर्ड्स दिए जाते हैं, हम उससे भी सत्यापन करते हैं। दोनों तरह की कार्रवाई होती है। और बोलिए। 2000 ये केस सर हमारे संज्ञान 3000 संतु कुमार। जी सर। हाँ बोलिए सर। पूर्व में आपने बताया सर कि प्रतिवादी के आ जाने के बाद फिर से रिकॉल कर लेंगे, तो वादी पक्ष जो रहेंगे वो तो इसका विरोध करेंगे कि नहीं सर आपने तो ये इसमें ये होगा। हाँ, इसमें ये होगा कि जैसे ही प्रतिवादी अपीयर हो जाएंगे पुनः आपको वादी को नोटिस करना है, ठीक है जी कि इस वाद में प्रतिवादी भी उपस्थित हो गए हैं, इसलिए आप फलाने तारीख को आप भी उपस्थित हो ताकि दोनों पक्षों के सामने में सुनवाई की जा सके। वादी कभी विरोध नहीं करेंगे, कभी भी नहीं कर सकते हैं। एक्ट में प्रोविजन किया हुआ है, रूल्स में प्रोविजन किया हुआ है कि इस तरह के केसेस में सर्टेन लिमिट दिया हुआ है कि कोई अगर प्रतिवादी किसी कारणवश अगर एब्सेंट हो गया, नहीं आ पाया, अगर वो बाद में अपीयर हो जाता है, आपने सुनवाई भी पूरा कर लिया है, आदेश नहीं निर्गत किया है, आदेश नहीं निर्गत होने के पहले ही तक है, अगर आप आदेश कर दिए रहेंगे तब उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, वहीं तक है जब तक कि आपका आदेश नहीं हुआ। जी ठीक। चलिए।